नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल भाई की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। महुआ मोइत्रा के दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तारी की मांग कर रही है, पार्टी से बाहर निकालने की बातें कर रही है। और इस बीच आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर महादेव का किया जा रहा है अपमान, क्या होगी भाजपा के इस नेता की गिरफ्तारी, बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर देश भर के अंदर अशांति फैलाने के लिए तमाम तरीके की हरकतें चल रही है। महाराष्ट्र के अमरावती के अंदर उमेश कोल्हे और राजस्थान के उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की हत्या के मामले को लेकर, जहाँ पर एक और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हत्याकांड में पाया गया था दोस्तों। और इस बीच आपको बताएंगे, हिंदुओं को हथियार के लाइसेंस दिलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मदद करने की बातें कर रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में फिर से किया गया है सनसनीखेज खुलासा दोस्तों, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में ईडी ने महाराष्ट्र की बात किया, झारखंड का रुख एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है दोस्तों, पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अगर धर्म का अपमान करने के मामले पर उचित कार्रवाई हो तो भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा नेता जेल में होंगे, चाहे हिंदू धर्म का अपमान करने का मामला हो या मुस्लिम धर्म का अपमान करने का मामला हो, दोनों ही केस में बीजेपी के लोग ज्यादातर जेल के अंदर होंगे दोस्तों। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि महुआ मोइत्रा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जबरदस्त बवाल पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता महुआ मोइत्रा को इस्तीफा देने के लिए, माफी मांगने के लिए और बाद में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भगवानों के अपमान का मामला सामने आने लगा है। आपको बताते चले कि लॉर्ड शिवा डांसिंग ऑन द स्ट्रीट विद द फ्लैग ऑफ इंडियाज रूलिंग पार्टी, इस तरीके से ट्वीट करते हुए अशोक स्वैन ने पूछा है कि व्हाई इट डज नॉट हर्ट द सेंटिमेंट ऑफ हिंदूज, यानी आगे उन्होंने कहा कि भगवान शिव का रूप बनाकर सड़कों पर नाचा जा रहा है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी यानी रूलिंग पार्टी का झंडा अपने हाथ में लेकर ये नाटक किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या इससे हिंदुओं का सेंटिमेंट हर्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके से उनके सवाल है दोस्तों। एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जिसमें देश भर के अंदर उत्तर प्रदेश कर्नाटका के बाद अगर किसी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक मामलों से जुड़ी हुई खबरें सामने आती रहती है तो वो हरियाणा है दोस्तों। हरियाणा से एक और बड़ी अपडेट ये आई है कि गुरुग्राम के अंदर, यानी जिसे गुड़गांव कहते हैं, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कहा कि कट्टरपंथियों और जिहादियों से आत्मरक्षा के लिए अगर हिंदुओं को हथियार के लिए लाइसेंस चाहिए तो वे जिला प्रशासन से लाइसेंस बनवाने के लिए उनकी मदद करेंगे। बीएचपी के प्रांत प्रमुख और बजरंग दल के संयोजक ने प्रेस वार्ता कर मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। उनका कहना है कि वे जिहादी व कट्टरपंथी लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस तरीके से हथियार मुहैया कराने के लिए, मदद करने की जो बातें कही जा रही है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताइएगा। क्या देश के अंदर जिस तरीके के हालात बिगड़ते जा रहे हैं उसके बाद क्या हथियार दिलाने में मदद करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा, या फिर दोस्तों देश के अंदर हथियार की होड़ मचाई जा रही है, इससे कहीं ना कहीं देश का माहौल और ज्यादा खराब होता नजर आएगा। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश आपको दिखाई देती है? जो कुछ भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर दैनिक भास्कर अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है और ऐसे में पंकज चतुर्वेदी की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि दैनिक भास्कर की खोजी रिपोर्ट्स में अमरावती का कथित मुख्य अभियुक्त केसरिया झंडा लहराता नजर आ रहा है और नवनीत राणा को भाभी जी कहकर प्रचार कर रहा है। आपको बताते चले कि इससे पहले जब अमरावती के सांसद नवनीत राणा से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानती है कि कौन है ये व्यक्ति। लेकिन दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि जब उस व्यक्ति को पहचानने से मना कर रही है तो कौन ये व्यक्ति है जो अपने आप ही मुस्लिम समाज से आने के बावजूद नवनीत राणा का प्रचार कर रहा है। आपको बताते चले कि अब वो तस्वीर भी सामने आई है जिसमें अभियुक्त केसरिया झंडा लेकर लहराते हुए नवनीत राणा को भाभी जी कहकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहा है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट थी दोस्तों। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि अगर और खोज किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लिंक मिलेगा और अमरावती में हुई निर्मम हत्या के मामले को लेकर और भी कई सारे मामले धीरे धीरे खुलते नजर आएंगे और एक एक करके पड़ते हटती चली जाएंगी। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो ईडी की हेमंत सोरेन के सहायकों और उनके करीबियों के घर पर छापे 5.32 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। दरअसल दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और उनके करीबियों के घर पर धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में झारखंड के करीब 18 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें 5.32 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। ईडी ने शुक्रवार को साहिबगंज जिले और इसके शहरों बरहेट और राजमहल में छापेमारी की है। यह जांच राज्य में टोल प्लाजा का ठेका देने में कथित अनियमितता से जुड़ा हुआ है। अधिकारियों ने बताया है कि छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के परिसरों में 5.32 करोड़ रुपए मिले हैं दोस्तों, जिसके बाद इस मामले पर और जांच तेज कर दी गई है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने के बाद अंदेशा लगाया जा रहा था कि या तो ईडी अपनी कार्रवाई को राजस्थान के अंदर तेज करेगी या फिर झारखंड के अंदर तेज करेगी। झारखंड में तेज करने का सबसे पहला कारण यह है कि झारखंड की सरकार अकेले दम पर बहुमत में नहीं है, उसके साथ में
कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का समर्थन है तभी सरकार चल रही है। और सबसे आसान सबसे सिंपल टारगेट ये कहीं ना कहीं सरकार गिराने के मद्देनजर है दोस्तों। तो इसको लेकर कई सारे लोगों के बीच में बातें चल रही हैं। उनमें से ये बातें हैं कि सरकार गिराने के लिए ही ईडी की छापेमारी तेज की गई है, इसमें और कुछ बड़ा कारण नहीं हो सकता। आप लोग को क्या कुछ लगता है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलते ही यूपी पुलिस ने जुबैर को फिर से अरेस्ट कर लिया। लखीमपुर खीरी में दर्ज मुकदमे के मामले को लेकर दोस्तों शिकंजा कसा गया है। जैसा कि पहले ही अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि जैसे ही सीतापुर जेल से छोड़ा जाएगा, यानी सीतापुर में जो केस दर्ज किया गया था उस मामले को लेकर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए आखिरकार अंतरिम जमानत दे दी थी। लेकिन दोस्तों लखीमपुर खीरी के अंदर जो बहुत दिन पहले केस दर्ज किया गया था उस मामले को जगाया गया है। लखीमपुर खीरी के अंदर आशीष कुमार कटियार ने शिकायत किया था और इस मामले पर जुबैर को फिर से गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में पुलिस दिखाई नहीं पड़ रही है। सरकार अपने तरीके से मामले नए तरीके से रच लेती है और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि एक बार गिरफ्तारी होने के बाद जुबैर को जमानत मिलेगी ये काफी मुश्किल दिखाई इसलिए पड़ता है क्योंकि जब ये सोचकर ही बैठा जाता है कि गिरफ्तारी तो करनी ही है तो तमाम तरीके के नए मामले उभर जाते हैं। और इसी के कारण माना जा सकता है दोस्तों कि ये मामला उभर कर सामने आया है लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ। एक और बड़ी अपडेट की माने तो बजरंग मुनि के भाषण अगर नफरत फैलाने वाले नहीं है तो सत्ता के दम पर नफरत को ही मोहब्बत घोषित कर दिया जाना चाहिए। रवीश कुमार ने ये ट्वीट किया है। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार पत्रकार की तरफ से कई सारी बातें कही गई है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और बीजेपी के समर्थन करने वाले तथाकथित बाबाओं को लेकर ये तंज कसा गया है। वहीं आपको बताते चले कि आरोपी सलमान की जगह अपनी फोटो लगाने पर हाजी सैयद ने नाराजगी व्यक्त की है। मीडिया के सामने आकर मीडिया वालों को ही जमकर फटकार लगाई गई है दोस्तों। चिश्ती फाउंडेशन के चेयरमैन हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा उनकी गलत फोटो इस्तेमाल करने पर आपत्ति जाहिर की है। सलमान चिश्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सलमान चिश्ती उर्फ सलमान कालिया के विवादित बयान से उनका कोई संबंध नहीं है। सलमान चिश्ती ने बताया कि वे भारत से बाहर गए हुए थे, जब वह वापस लौटे हैं तो उन्हें पता चला है कि मीडिया के द्वारा सलमान चिश्ती के विवादित बयान वाली वीडियो के साथ मेरी भी तस्वीर दिखाई गई है। कई मीडिया हाउस ने वीडियो तो सलमान कालिया का चलाया है लेकिन बिना सोचे समझे मेरी तस्वीर लगा दी गई है। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया इस तरीके के मुद्दे पर अचानक से बिल्कुल जांच पड़ताल करते हुए किसी की भी तस्वीर चस्पा कर देता है दोस्तों और उसका इमेज खराब कर दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि इस मामले पर कम से कम मुकदमा होना चाहिए और बड़े से बड़े लॉयर्स लगाकर उनको माफी मंगवानी चाहिए सार्वजनिक तौर पर। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें श्रीलंका की सरकार के पीछे पड़ गई जनता। राष्ट्रपति भवन में जाकर दोस्तों धावा बोल दिया गया है। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे श्रीलंकाई जनता ने अपनी सरकार की पॉलिसी को लेकर जोरदार विरोध किया है। दोस्तों आपको बताते चले कि सरकार जैसे जनता को शांत कराने की कोशिश कर रही थी लेकिन मामला अभी भी शांत होता नजर नहीं आ रहा। यहाँ तक कि राष्ट्रपति को भागना तक पड़ा है। दोस्तों आपको बताते चले कि श्रीलंका के अंदर गैस पेट्रोल तमाम तरीके के जरूरतमंद चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है। जिस तरीके से आप भारत में भी देख सकते हैं कि कई चीजों के दाम अचानक से आसमान छू गए हैं। इसके बावजूद सरकार इस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं है और ऐसा ही कुछ माहौल श्रीलंका के अंदर भी है। लेकिन श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी दिवालिया हो गई है दोस्तों, जिसके कारण जनता ने सरकार का इतना प्रचंड विरोध किया कि पहले तो प्रधानमंत्री को बदलना पड़ा और उसके बाद अब राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है। यानी पूरी तरीके से इलाके को कब्जा लिया गया। राष्ट्रपति भवन पहुंच गए और जाकर राष्ट्रपति के स्विमिंग पूल में तैरने लगे लोग, अपने तरीके से करने लगे प्रचंड विरोध। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो ओवैसी की पार्टी के नेता शाह आलम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज के अंदर 10 जून को जुमे के नमाज के बाद हुई हिंसा और बवाल मामले में आरोपित मोहम्मद शाह आलम जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अग्रिम जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अपर सत्र के न्यायाधीश रत्नेश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित के अधिवक्ता और जिला के शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी के बीच में बहस को सुनते वक्त ये फैसला लिया है। अभियोजन के द्वारा बताया गया है कि आरोपित का आपराधिक इतिहास है। अदालत ने कहा कि मामला राहगीर पुलिस बल पर पथराव करने और गोलीबाजी करने के साथ साथ बम से हमला करने का है। अतिरिक्त बल का प्रयोग कर नियंत्रण मामले को किया गया है। तमाम लोग घायल हुए, संपत्ति को आग लगाकर नष्ट किया गया है। ऐसी स्थिति में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाने का कोई आधार प्राप्त नहीं है। और एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो भारत की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा राज में एलपीजी की कीमत 157% बढ़ गई है, अब तो रुक जाओ। यानी हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण दोस्तों श्रीलंका का, जहां पर आप लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण ऐसा पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। लेकिन देश के अंदर यानी भारत के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सरकार इस पर संज्ञान लेती दिखाई नहीं पड़ रही है। यहाँ तक कि महंगाई का डोज बार बार जनता को दिया जा रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों जीएसटी के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। कई बार जनता विरोध कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी सुनने को तैयार नहीं है सरकार। और एक और बड़ी अपडेट की माने
दोस्तों, आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। 22 शहरों के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करेंगे प्रचार। कांग्रेस आतंकवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए शनिवार यानी बीते दिन देश भर के अंदर 20 से अधिक शहरों के अंदर संवाददाता सम्मेलन करती नजर आई। कांग्रेस का आरोप है कि उदयपुर के अंदर एक दर्जी की जघन्य हत्याकांड मामले को लेकर 2 आरोपियों में से एक भाजपा का सदस्य निकला है तथा जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए गिरफ्तारी में एक व्यक्ति का आतंकवादी संबंध है। भाजपा ने हालांकि इन आरोपों को खारिज किया है। दोस्तों, वहीं पर कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ आतंकवादियों के रिश्ते का पर्दाफाश करने के लिए आज हमने 22 वरिष्ठ नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ मिलकर 22 शहरों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने दावा किया कि एक के बाद एक कई आतंकवादियों के तार भाजपा से जुड़े हुए हैं। जनता के बीच में भाजपा की पोल खोलनी जरूरी है। एक और बड़ी अपडेट की तरफ रुख करते हैं, जिसमें चूल्हे पर लकड़ियां जल रही है और लाल सिलेंडर सजावट की वस्तु बना हुआ है। भाजपा के अपने ही सांसद वरुण गांधी ने इन दिनों अपनी ही सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू कर रखा है दोस्तों, और हर मुद्दे पर मुखर होकर बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के साथ साथ अब महंगाई का मुद्दा भी पुरजोर तरीके से उठाया है। उन्होंने एक बार फिर से रसोई गैस की कीमतों को लेकर हुई बढ़ोतरी के मामले पर सरकार पर निशाना साधा है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो टीएमसी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के मामले को लेकर अग्निपथ योजना से जोड़कर अग्निपथ योजना का डिसएडवांटेज बताया गया है। आपको बताते चले कि पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला में प्रकाशित एक फ्रंट पेज की स्टोरी में मोदी सरकार के द्वारा हाल ही में लागू किए गए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए टीएमसी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या से जोड़कर बताया है। दोस्तों, पार्टी ने कहा कि आबे की हत्या एक पूर्वी जापान के रक्षा कर्मचारी ने की है, जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही थी। गौरतलब है कि जापान के पूर्व सीएम आबे को शुक्रवार को पश्चिमी जापान के अंदर एक चुनाव के दौरान सीने और गर्दन पर हमला करके हत्या कर दी गई दोस्तों, जिसके करीब 5.5 घंटे के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 41 वर्षीय तेत्सुया यामागामी के रूप में ये शूटर सामने आया है। तो ऐसे में टीएमसी ने कहा है कि अगर अग्निपथ योजना लागू की जाती है तो देश के अंदर भारी संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनको आर्म्स ट्रेनिंग मिल जाएगी, जो भारत के लिए काफी घातक हो सकता है। वही दोस्तों, जिन्होंने मुझे और आदित्य को खत्म करने की कोशिश की, आप लोग जाकर उन्हीं की गोदी में बैठ गए। ये बयान किसी और ने नहीं दिया, बल्कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बयान देते हुए शिंदे गुट को लेकर ये बातें कही हैं। वहीं आपको बताते चले कि महाराष्ट्र के अंदर पहुंचे शिंदे और उनके साथ में देवेंद्र फडणवीस, दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री से कई सारे मसलों पर चर्चा की है। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर भाजपा शिवसेना की सरकार बनने के कई दिन के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ दोनों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री ने मूर्ति भेंट की है दोस्तों, और इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया है कि कई मामलों पर चर्चा किया गया है। हालांकि चर्चा की गई होगी, आप लोग जानते हैं। एक और बड़ी खबर की माने तो मध्य प्रदेश के अधिकारियों को कमलनाथ ने चेतावनी और खुले तौर पर धमकी देते हुए कहा कि 15 महीने के बाद सारे लोगों का हिसाब करूंगा। जिस तरीके की हरकतें और जिस तरीके से सरकार का गुलाम बनकर काम किया जा रहा है, इन सभी का हिसाब किताब किया जाएगा। वहीं श्रीलंका में हालात काबू से बाहर हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर को आग के हवाले कर दिया है, यानी राष्ट्रपति के घर में पहले जाकर दोस्तों पूरी तरीके से धावा बोला गया, और अब प्रधानमंत्री के घर में आग लगाने की खबरें भी सामने आ रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर महुआ मोइत्रा के द्वारा दिए गए बयान को लेकर मामला काफी गर्माता नजर आया। शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंदर हिंदू संगठनों की तरफ से विरोध जताया गया है। सड़कों पर उतरकर विरोध किया गया है। विश्व हिंदू परिषद और अन्य भगवा संगठनों ने काली पोस्टर विवाद से लेकर उदयपुर और अमरावती में हुए नृशंस हत्याकांड मामले को लेकर दिल्ली के अंदर विरोध किया है दोस्तों। लेकिन इसमें एक अजीबोगरीब नजारा ये देखने को मिला कि इस संगठन से जुड़े हुए कई सारे लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते नजर आए। यानी आप समझ सकते हैं कि नुपुर शर्मा जो इस्लाम को लेकर, मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दे रही थी, उसका समर्थन करना ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए कुछ नेता जो इस रैली के दौरान भी नजर आए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, मुस्लिमों और हिंदू के बीच में विवाद खड़ा करने का एकमात्र लक्ष्य इनका नजर आता है, क्योंकि काली माता को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अगर विरोध किया गया, दिल्ली की सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर किया गया है, तो कम से कम दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। और नुपुर शर्मा के बयानों का समर्थन करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी दोस्तों, मामले को हिंदू मुस्लिम पक्ष देने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। आप लोग कैसे देखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहाँ पर मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हिंदू राजाओं ने भी तोड़े थे, इस तरीके से लेख लिखा गया और कहा गया कि अगर इस मामले पर डिबेट होता है तो मामला काफी आगे जाएगा। और जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर हिंदू राजाओं ने तोड़ा था, ये भी मामला काफी तूल पकड़ेगा दोस्तों। ज्ञानवापी के मामले को लेकर ये लेख लिखा गया था। एक और बड़ी अपडेट की माने तो जिस राष्ट्रवाद का टॉनिक आज सरकार और मीडिया सभी हिंदुस्तानियों को पिला रही है, वही राष्ट्रवाद का टॉनिक श्रीलंका की सरकार ने श्रीलंका के लोगों को पिलाकर सत्ता हासिल की। आज श्रीलंका की परिस्थिति
स्थिति सामने है। राष्ट्रपति भाग चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ में श्रीलंका के प्रधानमंत्री बोले, कहा इस्तीफा देने को तैयार हूँ, नई सरकार के लिए रास्ता बनाने को भी तैयार हूँ। वहीं पर दोस्तों वीजा केस मामले को लेकर कीर्ति चिदम्बरम के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। 12 जुलाई को होनी है कोर्ट में सुनवाई। चीनी कंपनी के कर्मचारी को वीजा दिलाने के मामले में सीबीआई ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के चेन्नई वाले आवास पर छापेमारी की है। फिलहाल ये छापेमारी जारी है। वहीं आपको बताते चले कि लोगों को महंगाई से अभी नहीं मिलेगी राहत। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कम होने का अनुमान जताया है आरबीआई ने। तो एक साल आप समझ सकते हैं कि अभी भी जनता को महंगाई झेलना पड़ेगा। आरबीआई की तरफ से कहीं न कहीं इशारों में ये बातें कही गई हैं। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों तो नुपुर शर्मा की जीभ काटने वालों को इनाम देने की घोषणा करने वाले शख्स को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और एक और बड़ी अपडेट है कि अखिलेश यादव को झटका। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू को वोट देने के लिए राजभर और शिवपाल दोनों तैयार नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं यशवंत सिन्हा के लिए ये बहुत बुरी खबर है दोस्तों। और ऐसे में मुर्मू के जीतने के चांस बहुत ज्यादा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। शिंदे ने 5,000 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। हाल ही के अंदर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के कई सारे फैसले को बदल दिया है दोस्तों। और इन्हीं फैसलों में से एक, नई सरकार ने निविदा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अंदर 5,020 करोड़ रुपए के कार्यों को और उनसे जुड़े हुए टेंडर को रद्द कर दिया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जाने वाले अमरदीप सिंह की गिरफ्तारी लगे हैं गंभीर आरोप। पंजाब के मोगा पुलिस ने कांग्रेस के नेता अमरदीप सिंह उर्फ आशु पांगड़ और उनके साथी को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके साथी हरदीप सिंह बरार, मुक्तसर और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कथित तौर पर जालसाजी के मामले पर गिरफ्तारी की गई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के नगर निगम में वार्ड परिसीमन के लिए गठित किया है आयोग। नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 3(a)(5) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निगम वार्ड के परिसीमन एवं उससे जुड़े हुए कार्यों के लिए केंद्र सरकार की सहायता के लिए परिसीमन आयोग का गठन कर दिया है। यानी चुनाव जल्द ही होंगे एमसीडी के, इस बात का प्रमाण माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों चुनाव कब होंगे इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जल्दी होगा। परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद सीटों का बंटवारा किया जाएगा और इलेक्शन की घोषणा की जाएगी। तो इसमें कम से कम 4 महीने का समय लग सकता है। हालांकि बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि जल्दी चुनाव भी हो सकते हैं। देखते हैं, जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर मूसेवाला हत्याकांड में पूर्व अकाली मंत्री का भतीजा गिरफ्तार है। संदीप ने शूटरों को हथियार मुहैया करवाए थे, कोठी में ठहराए थे मनदीप और मनप्रीत। कुल मिलाकर दोस्तों पहली बार ये राजनीतिक तौर पर कोई एंगल जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी पूर्व अकाली दल के मंत्री का भतीजा इस मामले को लेकर गिरफ्तार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल ये मामला बन चुका है। वहीं पर राष्ट्रपति बना तो जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली मेरी प्राथमिकता होगी, यशवंत सिन्हा ने यह बयान दिया है। वहीं पर दोस्तों जब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी मिले गले, जेपी नड्डा ने कैसे की जयराम रमेश की मदद। दरअसल दोस्तों ये बड़ी अपडेट है कि जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी के कई सारे ऐसे नेता है जो जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के काफी करीबी नेताओं में से एक है दोस्तों। ऐसे में आपको बताते चले कि शुक्रवार को कुछ ऐसा हुआ कि मामला देखने वाला था। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कद्दावर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश की बैग उठाने में मदद की, फिर उन्हें प्यार से गले लगा लिया। दोनों पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी के बीच में इस तरीके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग रिस्पांस भी दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर ये है कि कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि कांग्रेस ने 5 नए सचिव नियुक्त किए हैं। कर्नाटका के लिए पीएससी गठित की गई है। यानी कांग्रेस पार्टी गुजरात के साथ साथ अब कर्नाटका पर भी फोकस कर रही है। गुजरात के चुनाव नवंबर दिसंबर के आसपास होंगे और मार्च अप्रैल के बीच में कर्नाटका में भी चुनाव होगा। तो दोनों की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है दोस्तों। और इस मामले में अब कर्नाटका के अंदर भी बड़ी नियुक्तियां की गई है। वहीं पर जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बेटी की खातिर मां विजम्मा ने छोड़ दिया था उनकी पार्टी और अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इसी के साथ में युवकों के पैर में पड़ गए छाले। भाजपा राज्य में सरकारी भर्ती पर लटके ताले। बेरोजगारी को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को फिर से निशाने पर लिया है, घेरा है। और उन्होंने आगे कहा कि बेरोजगारी के मसले पर मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है और भाजपा के लगभग सारी राज्य सरकार चुप्पी साधकर ऐसे बैठी है जैसे बेरोजगारी कोई मसला ही नहीं है। लेकिन बेरोजगारी इतना बड़ा मामला है कि जनता इससे सीधे जुड़ती है। युवा पूरी तरीके से परेशान हो गए हैं, लेकिन उनको रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई युवाओं के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। वहीं दोस्तों मंत्रिमंडल विस्तार पर शिंदे और प्रधानमंत्री के बीच में क्या बातचीत हुई है, इसको लेकर मीडिया वाले दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 23 के आसपास मंत्री बीजेपी दे सकती है और 11 मंत्री शिवसेना के हो सकते हैं। तो ये हिसाब किताब रहेगा। वहीं पर एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि फेक न्यूज एक्सपोज हुआ है दोस्तों। मुस्लिम व्यक्ति से दोस्ती करने पर यूपी पुलिस ने हिंदू महिला को गाली देते हुए पीटा है। इस तरीके
से वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिस पर दोस्तों फैक्ट चेक किया गया तो पता चला ये गलत वीडियो है। वायरल वीडियो का सच जानने के लिए की फ्रेम को गूगल पर रिवर्स सर्च किया गया तो सर्च रिजल्ट में वीडियो से जुड़ी हुई कई मीडिया रिपोर्ट मिली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की मेरठ का ये वायरल वीडियो है जो 23 सितंबर 2018 का है। दरअसल मेरठ के अंदर हिंदू महिला की मुस्लिम व्यक्ति से दोस्ती करने पर हिंदुवादी संगठन ने विरोध करते हुए दोनों को पीटा है, मारपीट की गई है। बदमाशों के जाने के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया और इस दौरान पुलिस ने महिला पर अभद्र टिप्पणी करते हुए बदसलूकी की है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने 4 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया था। जिला पुलिस के प्रमुख रणविजय सिंह ने कहा था कि जांच में आदेश भी दिया गया है। दोस्तों कुल मिलाकर ये काफी पुराना वीडियो है और आज के संदर्भ में बताया जा रहा है जो पूरी तरीके से गलत है। आप लोग अगर चाहते हैं कि सारी बड़ी अपडेट आगे भी आप तक लगातार पहुंचती रहे तो आप इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग का।